हिंदी क्लब में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पी जन के बारे में पढ़ेंगे। तंजावुर, चोल राजाओं की राजधानी तंजावुर है। जो चोल राजा हैं उनकी राजधानी कहाँ है? तंजावुर है। पॉइंट नंबर आपका 1 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन 1 कि चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा तंजावुर। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो तंजावुर थी। वर्ष में 12 महीने बहने वाली कावेरी नदी इस सुंदर नगर के पास बहती है। वर्ष में 12 महीने जो नदी बहती है उसका नाम है कावेरी। वो इस सुंदर नगर के पास बहती है। किस सुंदर नगर के? तो तंजावुर नगर के। तो यहाँ क्वेश्चन एक और हो जाएगा कि तंजावुर नगर के नज़दीक कौन सी नदी बहती है? तो उसका नाम है कावेरी नदी। राजा राजराज चोल द्वारा निर्मित मंदिर की घंटियां बजती हुई सुनाई देती है। जो राजा राजराज थे उन्होंने जो मंदिर बनवाई थी उसकी घंटी यहाँ सुनाई देती है। तंजावुर एक मंदिर नगर का भी उदाहरण है। जो तंजावुर है वो एक मंदिर नदी का भी उदाहरण है। मिश्र धातु, कांसा एक मिश्र धातु है। जो कांसा है वो क्या है? वो एक मिश्र धातु है जो तांबे और टीन के मेल से बनती है। जो तांबे और टीन के मेल से बनती है वो मिश्र धातु है जो एक कांसा है। यानी कांसा एक क्या है? मिश्र धातु है और ये कांसा तांबे और टीन के मेल से बनती है। इसको हम मिश्र धातु बोलते हैं। लुप्त मोम, चोलकालीन कांस्य मूर्तियाँ लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। जो चोलकालीन मतलब चोल राजा के शासन काल में जो मूर्ति बनाई जाती थी, जो कांस्य मूर्ति, वो लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। इसमें ये लुप्त मोम के तकनीक को एक जगह दर्शाया गया है जो यहाँ पढ़ेंगे हम लोग। कृष्ण कांस्य एक मूर्ति जिसमें कृष्ण को नाग राक्षस कालिया का काबू करते दिखाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा टीवी पे जो कृष्ण लीला आप लोग देखते हैं, उसमें देखते हैं कि जो कृष्ण भगवान हैं वो नाग के सर पे खड़े होकर नृत्य कर रहे हैं, यानी उसको अपने काबू में कर लिए हैं। जो कालिया नाग है वो यमुना में रहता है और उसको हटाने के लिए जब जाते हैं तो नहीं हटता, तो उसको अपने काबू में बस में करने के लिए उसके फन पर नृत्य कर रहे हैं। तो उसी नृत्य को यहाँ पे कांस्य से ही दर्शाया गया है। जो कृष्ण भगवान के मूर्ति है उनको दर्शाया गया है कि वो कैसे कालिया नाग के फन पे नृत्य कर रहे हैं, तो उसी को यहाँ पे दर्शाया गया है। उसके बाद पढ़ते हैं मंदिर। मध्य प्रदेश में भीलस्वामिनी और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। जो मध्य प्रदेश है उसमें भीलस्वामिन और गुजरात में सोमनाथ मंदिर है। अन्य महत्वपूर्ण मंदिर नगर तमिलनाडु में कांचीपुरम तथा मदुरै और आंध्र प्रदेश में तिरुपति है। अजमेर के पास ही पुष्कर सरोवर है। जो अजमेर है उसके पास है क्या? पुष्कर सरोवर, जहाँ प्राचीन काल से ही तीर्थयात्री आते रहते हैं। वहाँ पे प्राचीन काल से तीर्थयात्री सब आते रहते हैं। तो ये सब घटना जो है ये चोल शासक के वंश मतलब शासन काल में था। जो चोल शासक लोग थे उनके वंश काल में ही ये सब हो रहा था। क्या? ये सारी मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था। मंडपिका, मंडपिका शब्द का प्रयोग आज के संदर्भ में मंडी के लिए किया जाता है। आप लोग सुने होंगे, जो भी शहर में रहते हैं या फिर अदरवाइज ऐसे भी लोग सुनते हैं कि आज मंडी जाना है, मंडी में सब्जी लाने जाना है, मंडी से हमको कुछ सामानें खरीदना है। तो मंडी जो है वो आज इसको हम मंडी जिसको हम कहते हैं, उस काल में जब चोल शासक लोग का काल चल रहा था उस काल में इसको मंडपिका कहा जाता था। तो मंडपिका को ही आज के संदर्भ में मंडी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका ये भी हो जाएगा कि मंडपिका को आज के संदर्भ में क्या कहा जाता है? तो मंडपिका को आज के संदर्भ में मंडी कहा जाता है। ठीक है। गिल्ड, व्यापार संघ को गिल्ड के नाम से जाना जाता है। जो व्यापार संघ होता था, अब व्यापार संघ का मतलब क्या हुआ? जो व्यापारी लोग एक साथ अपना संगठन बना के अपना व्यापार करते थे, यानी व्यापार करने के लिए उनका एक संगठन होता था, एक
व्यापारी ही व्यापार करने नहीं जाता था, उसमें कई व्यापारी होते थे। तो उन्हीं संघ को मिला के यहाँ पे कह रहा है कि उसको क्या कहते थे, तो उसको गिल्ड के नाम से जाना जाता था। उस समय उसको गिल्ड के नाम से जाना जाता था। व्यापार संघ में 8वीं शताब्दी तक सबसे प्रसिद्ध मणिग्रामम और नागादेशी थे, जो उसमें सबसे प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। सबका अलग अलग अपना संघ था, तो उसमें जो सबसे प्रसिद्ध थे, जिनका व्यापार सबसे अच्छा था, वो थे मणिग्रामम और नागादेशी। ये दो व्यापार जो थे वो काफ़ी प्रसिद्ध थे। राजस्थान में 10वीं शताब्दी में शुल्क के रूप में शक्कर और गुड़, रुई, सुपारी, तिल, मक्खन जैसे चीज़ों का व्यापार किया जाता था। जो राजस्थान है वो 10वीं शताब्दी में इन सब चीज़ों का व्यापार वहाँ पे किया जाता था, जिसमें शामिल था शक्कर, गुड़, रुई, सुपारी, तिल, मक्खन। अब यहाँ क्वेश्चन आपका एक और बन जाएगा कि शक्कर और गुड़, रुई, सुपारी, तिल, मक्खन जैसे चीज़ों का प्रयोग कौन सा देश था जहाँ किया जाता था, तो वो राजस्थान था। वो कौन सा राज्य है, तो वो राजस्थान है। अब पढ़ेंगे हम रेशम मार्ग। काबुल और कंधार सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग से जुड़े हुए थे। काबुल और कंधार जो सुप्रसिद्ध रेशम मार्ग था उससे जुड़े हुए थे। कौन? काबुल और कंधार देश। रेशम मार्ग आप लोग को पढ़ाया गया था कि रेशम मार्ग किसे कहते हैं, जिस मार्ग से रेशम का यातायात होता था उसको रेशम मार्ग कहा जाता था। यह है कि साथ ही घोड़े का व्यापार भी मुख्य रूप से इसी मार्ग से होता था। जो रेशम मार्ग था, इसी मार्ग से घोड़े का व्यापार भी किया जाता था। काबुल में घोड़े का व्यापार 30,000 रुपये का होता था। जो काबुल था उसमें घोड़े का व्यापार जो होता था वो 30,000 रुपये का होता था, जो उन दिनों में एक भारी रकम समझी जाती थी। उन दिनों में 30,000 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि आज के ज़माने में भी 30,000 रुपये थोड़ा बहुत मायने रखता है, लेकिन उस ज़माने में 30,000 रुपये बहुत ज़्यादा मायने रखता था, क्योंकि 1 रुपये में उस समय 100 पैसा होता था और आपका 1-1 पैसा का भी सामान मिलता था। तो अनुमान लगा सकते हैं कि 30,000 रुपये में कितना ज़्यादा मतलब इन लोगों का प्रॉफिट हो सकता था। बिदरी के शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतने अधिक प्रसिद्ध थे कि इस शिल्प का नाम ही बिदरी पड़ गया। कह रहा है कि बिदरी के जो शिल्पकार तांबे तथा चांदी में जड़ाई के काम के लिए इतना अधिक प्रसिद्ध है कि इसका नाम ही क्या पड़ गया, तो इसका नाम बिदरी पड़ गया। मुर्शिदाबाद। बंगाल में भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था। यहाँ क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा एक कि जो भागीरथी नदी के तट पर स्थित मुर्शिदाबाद है वो किस वस्त्र का प्रमुख केंद्र था या प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, तो आप बता सकते हैं कि वो रेशमी वस्त्रों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा था, यानी वो रेशम वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। वह 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी बन गया। 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी कौन सी हुई, तो मुर्शिदाबाद थी। अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और बनाया जा सकता है, आपके लिए एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पे कि बंगाल की राजधानी कौन सी थी, तो मुर्शिदाबाद थी। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद थी। हम्पी नगर कृष्ण और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। जो हम्पी नगर है वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। यह नगर 1336 में स्थापित विजयनगर साम्राज्य का केंद्र स्थल था। अब यहाँ क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि विजयनगर साम्राज्य का केंद्र कौन सा था, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी था। यहाँ पे हम्पी के शानदार खंडहरों से पता चलता है कि उस शहर की किलेबंदी ऊंच कोटि की थी। उस शहर की किलेबंदी क्या थी, तो ऊंच कोटि की थी। किले की दीवारों के निर्माण में कहीं भी
गाढ़े चूने जैसा किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग नहीं किया गया था और शिलाखंडों को आपस में फंसाकर गूंथा गया था। यानी जो शिलाखंड था उसको आपस में जोड़ के क्या कर दिया गया था, गूंथा गया था, आपस में फंसाया गया था। 15वीं-16वीं शताब्दी के अपने समृद्धि काल में हम्पी कई वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधि से गुंजायमान रहता था। जो हम्पी था वो अपने वाणिज्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से गुंजायमान रहता था। 1565 में दक्कनी सुल्तानों गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर, बरार और बीदर के शासकों के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी का विनाश हो गया। यहाँ हम्पी का क्या हो गया? यहाँ हम्पी का विनाश हो गया। आगे पढ़ते हैं हम डोमिंगो पेज। पुर्तगाल यात्री डोमिंगो पेज ने 16वीं शताब्दी में हम्पी नगर का वर्णन किया है। हम्पी नगर का वर्णन किसने किया है? तो डोमिंगो पेज ने किया है। मूरो, बाजार में मुस्लिम सौदागरों के लिए मूरो शब्द का प्रयोग किया जाता था। जब बाजार लगता था तो उसमें मुस्लिम सौदागर जो होते थे उनके लिए एक शब्द प्रयोग होता था, उसको कहते थे मूरो। मूरो मुस्लिम सौदागरों के लिए प्रयोग किया हुआ शब्द था। विट्ठल, विट्ठल मंदिर, हम्पी के विट्ठल मंदिर का पत्थर का बना हुआ रथ था। हम्पी में एक विट्ठल मंदिर में एक रथ बना है जो पत्थर का बना हुआ है। वाणिज्य केंद्र, एक ऐसा स्थान जहां विभिन्न उत्पादन केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, उसे वाणिज्य केंद्र कहते हैं। जहां आने वाला सामान खरीदा जाता है और बेचा जाता है वही वाणिज्य केंद्र है। ये उत्पादन केंद्र है जहाँ पे माल को क्या करता जा रहा है, खरीदा जा रहा है और बेचा जा रहा है। वही कह रहा है कि एक ऐसा स्थान जहाँ विभिन्न उत्पादन माने विभिन्न प्रकार का उत्पादन हो, वहाँ पे वो केंद्रों से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है, वो क्या है, वो वाणिज्य केंद्र है। सूरत, सूरत एक सर्वदेशीय नगर था जहाँ सभी जातियों और धर्मों के लोग रहते थे। सूरत ओरमुज की खाड़ी से होकर पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा कि मक्का का प्रस्थान द्वार किसको कहा जाता है, तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। आप लोग ये क्वेश्चन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि मक्का का प्रस्थान द्वार किसको कहा जाता है, तो सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहा जाता है। क्योंकि बहुत से हज यात्री जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे, यानी सूरत से ही बहुत से हज यात्री रवाना होते थे जहाज़ से, इसीलिए इसको प्रस्थान द्वार कहा जाता था। ओविघटन, अंग्रेज इतिहासकार ओविघटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाल खड़े देखे जा सकते थे। हुंडियों, सूरत से जारी की गई हुंडियों को दूर दूर तक मिस्र में, काहिरा इराक में, बसरा और बेल्जियम में, एंटवर्प के बाज़ारों में मान्यता प्राप्त थी। मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित था। ये भी एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कृष्णा नदी के डेल्टा पर कौन सा नगर स्थित था, तो कृष्णा नदी के डेल्टा पर मछलीपट्टनम या मछलीपट्टनम नगर स्थित था।
मछलीपट्टनम को आपने अभी पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे विलियम मेथवर्ड। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के एक गुमास्ते विलियम मेथवर्ड ने 1620 ईस्वी में इन शब्दों में मछलीपट्टनम का वर्णन किया है कि यह गोलकुंडा का मुख्य पतन है। जो मछलीपट्टनम है वो गोलकुंडा का मुख्य पतन है, जहाँ परम पूज्य ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एजेंट रखती है। जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी अपना क्या रखती है? एजेंट रखती है। और ये जो मछलीपट्टनम है ये गोलकुंडा का मुख्य पतन भी है। औरंगजेब 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जो गोलकुंडा था उसको औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में मिला लिया, यानी मुगल साम्राज्य में उसको मिला लिया। ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को इन ब्लैक टाउन्स में सीमित कर दिया गया। इन ब्लैक टाउन्स में इन लोगों को क्या कर दिया गया? तो सीमित कर दिया गया। किसको? ब्लैक यानी देसी व्यापारियों और शिल्पकारों को, इनको ब्लैक टाउन में सीमित कर दिया गया। गोरे शासक ने मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम की शानदार कोठियों में अपना आवास बनाया। अब हम पढ़ेंगे वास्को डी गामा के बारे में। पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा अटलांटिक महासागर पार कर अफ्रीका के समुद्री तट के साथ साथ यात्रा करते हुए हिंद महासागर होकर भारत पहुंचा। जो वास्को डी गामा है वो समुद्री तट के साथ साथ यात्रा करते हुए हिंद महासागर को पार करके और तब भारत पहुंचा। उसे अपनी पहली यात्रा को पूरा करने में 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। जब वो पहली यात्रा अपना पूरा किया तो उसको 1 वर्ष से भी अधिक समय लगा। वह 1498 में कालीकट पहुंचा। और अगले वर्ष पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन लौट गया। पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? तो लिस्बन है। यहाँ एक और क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है? तो लिस्बन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। इस समुद्री यात्रा के दौरान उसके 4 में से 2 जहाज नष्ट हो गए। वो 4 जहाज अपने साथ लेकर चला था, उसमें से 2 जहाज नष्ट हो गए और 170 यात्रियों में से केवल 54 ही जीवित बचे। 170 यात्रियों में से मात्र 54 ही यात्री जीवित बचे थे। क्रिस्टोफर कोलंबस। इटलीवासी क्रिस्टोफर कोलंबस ने भारत पहुंचने का मार्ग खोजने के लिए अटलांटिक महासागर को पार करके पश्चिम की ओर से यात्रा करने का निश्चय किया। उसका सोचना था कि चूंकि पृथ्वी गोल है, ये तो सही बात है ना, पृथ्वी गोल है, इसलिए वह पश्चिम की ओर से भी भारत पहुंच सकता है। वह 1492 में वेस्ट इंडीज के तट पर पहुंचा। वेस्ट इंडीज का नाम इस भ्रांति के कारण पड़ा और इसी भ्रांति के कारण इसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ गया। क्यों? क्योंकि ये जो यात्री था ये समझता था कि पृथ्वी गोल है। तो सही बात है, पृथ्वी गोल है, तो इस कारण वह पश्चिम से भी क्या कर सकता है? भारत पहुंच सकता है और इसी वजह से इसका नाम वेस्ट इंडीज पड़ा। वेस्ट इंडीज इसका नाम इसी भ्रांति के कारण पड़ा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।